अचानक ही एक आदर्श चेहरा काले धब्बों में रंग सा गया था। जिसे लोग अब तक सहनशीलता का प्रतीक मानते थे, आज वह एक हत्यारा मान लिया गया था। लोगों ने उससे जुड़े अपने रिश्ते को भी खत्म सा कर लिया था। पर यह घटना मेरे लिए बहुत सारे प्रश्नों के तीरों से मन और मस्तिष्क को बे रहा था। मेरी पहचान उससे नहीं थी और न ही उसके परिवार को मैं जानती थी, पर मेरा मन क्यों बूझ सा गया था। दीनबंधु, यही नाम था उसका। सच में दीन ही तो था कुछ क्षण पहले तक, और अब वह एक हत्यारा बन गया था। उसकी पत्नी रेबा तेज तर्रार। दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर था। रेबा एक गैजेटेड ऑफिसर थी। दीनबंधु भी सरकारी नौकरी करता था, पर रेबा के आगे उसका व्यक्तित्व दबासा ही रहा। कभी उसे ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा और न ही कभी पत्नी की बातों को काटते ही देखा। उसने यदि दिन को रात कहा है तो बेचारे दीनू की कहाँ मजाल थी कि वह उसे दिन कहे। रेबा का ये रवैया सिर्फ उसके पति के लिए ही नहीं था, घर वाले, मायके वाले सभी उसके व्यवहार से परेशान ही रहते थे। उसे दो टूक कहने की आदत थी और ये दो टूक वाक्य भी उसके द्वारा ही सही और गलत तय किए जाते थे, जिसे सभी को स्वीकार करना था। कौन उससे लड़े, सभी शांति चाहते थे, सो चुप ही रह जाते थे। रेबा बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। वह जिस घर में पली बड़ी वह बहुत ही अनुशासन प्रिय था। हर चीज अनुशासन के अंदर ही आती थी। ऐसे में रेबा का जीवन अनुशासन के ही सांचे में पूरी तरह ढल चुका था। उच्च शिक्षा के साथ ही सरकारी पद पर गेजेटेड ऑफिसर का सफर तय करते करते हुए वह कठोर हो गई थी। उसके मुंह से निकलने वाला वाक्य मानो एक ऑर्डर की तरह ही निकलता था। अनुशासन तो उसके घर में सभी पर लागू था, पर न जाने क्यों वह बहुत ही शुष्क थी। इसका एक कारण शायद उसका रूप था। प्रतिभा संपन्न होने पर भी उसका काला रंग था, जो उसके व्यक्तित्व को दबा से देता था। उसके लिए रिश्ते मुश्किल से ही आते थे। कठोर व्यवहार होने के कारण कोई लड़का उसे प्रेम निवेदन भी कैसे करे। ऐसी स्थिति में उसके घर वालों को उसकी बड़ी चिंता थी कि कैसे होगी उसकी शादी। आम लड़कियों की शादी जब चटमगनी और पट विवाह में तब्दील होता था, वहीं पर रेबा के यहाँ उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। कहते हैं जोड़ी भगवान बनाते हैं। ऐसे में भगवान ने ही दीनबंधु जैसा पति भेज दिया था। वह चिल्लाती और दीनबंधु चुप रहता। वह शासन करती और वह उसे मान लेता। रेबा हर कहीं अपने स्वभाव के कारण जानी जाती थी। ऑफिस हो या परिजनों का घर, जहां वह जाती आधे से अधिक लोग वहां दूसरी ओर हट जाते थे। घर में शादी हो तो सबों के लिए मुसीबत होती थी, क्योंकि उसकी उपस्थिति लोगों को पसंद नहीं होती थी। अब तक ऐसा कोई समारोह नहीं हुआ था जिसमें उसने सीन क्रिएट न किया हो। जब तक वह अपनी भाभीियों को नीचा न दिखा दे, तब तक सुकून नहीं मिलता था। आखिर वह उन सबसे ज्यादा खुद को योग्य मानती थी। लोगों का उससे भय खाना भी उसे भाता था। उसे लगता था कि व्यक्तित्व ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो हर जन लड़कियों को सस्ता ही समझ लेते हैं। रेबा चाहती थी कि वह जहां भी जाए उससे तवज्जो मिले, सब उसके आगे पीछे घूमे। उसे जो चाहिए वह उसके हाथों में लाकर थमा दे। घर में दिए जाने वाला सबसे कीमती और अच्छे उपहार पर उसी का हक होता था। जब ऐसा नहीं होता था तो बस महाभारत शुरू हो जाती थी। ऐसी ही दीनबंधु के वैवाहिक जीवन की गाड़ी भी चलती रही। उसकी एक लड़की थी, वह भी माँ के शासन में ही बड़ी होती चली गई। सब कोई आपस में रेबा के कठिन स्वभाव का जिक्र करता और दीनबंधु के विनम्र स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकता था। लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि दीनबंधु है तभी चल रहा है, वरना रेबा के साथ कौन जीवन गुजर सकता है इतने साल। कुछ समय से रेबा के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया था। उसकी बेटी की शादी तय हुई थी। वह जानती थी कि घर में, परिवार में ऐसी कोई शादी नहीं हुई थी जिसमें उसने तमाशा न किया हो, पर अब तो उसके ही घर में शादी थी। क्या होगा, सब कोई आएंगे तो समाज में नाक तो नहीं कटेगी आदि इन्हीं वजह को ही उसके स्वभाव में बदलाव का कारण मान लिया गया था। पर अब लगता है कि इसके पीछे कोई और कारण रहा हो जो उसे बदलाव लाने को मजबूर कर दिया था। एक दिन खबर सुनी कि रेबा रसोई पकाते हुए जल गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। डॉक्टरों ने भी 72 घंटे का समय दे दिया था। ये बात को स्वीकारने जैसी नहीं थी कि रसोई पकाते हुए इतना कैसे जल गई। उसके भाई को पता नहीं, कुछ संदेह हुआ था, पर किसी पर संदेह करता गो। दीनबंधु पर नहीं, वह तो ऐसा कर ही नहीं सकता था। पति, भाई, भाभी सभी अस्पतालों के चक्कर काटने लगे। रेबा के भाई ने मौका निकालकर रेबा से पूछा था कैसे घटना घटी। रेबा ने अस्पताल के बेड पर लेटे हुए भाई की ओर देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर्फ इतना ही कहा, कुछ नहीं भैया, रसोई घर को किरोसिन से साफ किया था। उसके बाद चावल चढ़ाया था। चावल के पात्र को आंचल से उतारने लगी तो बस आग ने पकड़ लिया। साड़ी के कोर में किरोसिन लगा था, इसलिए आग और भड़क गई। रेबा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
यह आंसू क्यों बह रहे थे? क्या वह जान चुकी थी कि यह समय उसके जीवन की अनंतिम घंटियां हैं, या फिर जीवन की सबसे बड़ी हार का सदमा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था? आखिरकार 72 घंटा पार कर लेने के बाद भी सबसे लेने वाली रेबा मौत से नहीं लड़ पाए और उसका हर वक्त खोलता खून धीरे धीरे शांत हो गया। सभी ने तो मान लिया था कि यह महज एक दुर्घटना है। समय बीता, बेटी भी ब्याह के अपने ससुराल चली गई थी। बड़े से मकान में तन्हा दीनबंधु रह गया था। सब लगभग भूल गए थे पूरी घटना को, और हाँ, शायद दीनबंधु को भी। पर 3 साल भी नहीं बीता था कि दीनबंधु की मौत की खबर ने सबको चौंका दिया था। इतना ही नहीं, उसकी मौत ने उसे एक बड़ा अपराधी भी बना दिया था। सुबह कबूतर को दाने खिलाते हुए ही सुना था कि दीनबंधु ने आत्महत्या कर ली है। उसने जहर खाकर जान दे दी। उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें उसने लिखा था, मैं कंगाल हो गया। इतनी संपत्ति, घर, बेटी सभी तो था, पर खुद को कंगाल कैसे हो सकता था? खैर, लोग परिजन उसके अंतिम यात्रा में भी शामिल होना तो कतराते दिखे। कुछ तो उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते थे। दबी आवाज से जिस बात का पता चला वह थी दीनबंधु का किसी महिला के साथ अफेयर। पत्नी के मरने के तुरंत बाद ही उसने शादी कर ली थी, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। उसकी बेटी ने भी पिता से चुपचाप किनारा कर लिया था ताकि पिता के इस उम्र में शादी की बात छुपी रहे। उसने लगभग माइक आना भी छोड़ दिया था। कभी कदार पिता ही उससे मिलने आते थे, पर बेटी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी। दीनबंधु ने अपना मकान में ताला लगा दिया था और अपना ट्रांसफर दूसरी जगह करवा दिया था ताकि परिजनों का सामना भूल से भी न हो जाए। वहीं पर एक मकान किराए पर ले रखा था और उसी महिला के साथ रहने लगा था। इसकी बात की खबर रेबा के घर वालों को दीनबंधु के आत्महत्या के बाद ही लगी थी। इसके पहले तक उन्हें इस बारे में नहीं मालूम था। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, वैसे ही सबने रेबा की मौत, जो कि अब तक एक दुर्घटना थी, वह हत्या का सार्थक प्रयास मान ली गई थी। सबने बात को न बढ़ाकर चुप्पी साध ली थी, मानो कुछ हुआ ही न हो या फिर दीनबंधु से उनका कोई नाता ही न हो। रेबा के भाई ने कहा भी था, जब बहन ही नहीं रही और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली तो उससे हमारा रिश्ता ही कैसा। दीनबंधु के बारे में सोच रही थी, क्या वह सच में हत्यारा था? क्या उसी ने रेबा की हत्या की थी? दरअसल दीनबंधु का मंजूश्री के साथ लंबे समय से प्रेम था। इसकी जानकारी रेबा को भी हो गई थी। नैतिकता की बातें करने वाली रेबा हमेशा ही अपनी भाभीयों पर भोंस जमाते हुए कहा करती थी कि पति को ठीक रखना पत्नी के हाथों में होता है। यदि पति बिगड़ता है या फिर दूसरी औरत के पास जाता है तो उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, उसकी पत्नी ही होती है। पर रेबा अब क्या करे? भाभीयों को चेतावनी देने वाली रेबा अपना दुखड़ा उनसे कह भी नहीं सकती थी। कहती तो उसके झूठे दम का क्या होता। दुर्घटना के कुछ दिन पहले वह ऑफिस के काम से बाहर गई थी। बेटी भी काम पर गई थी। उसे तेज बुखार आने के कारण ही उसे अपना टूर बीच में ही छोड़कर घर आना पड़ा था। उसने घर में प्रवेश करते ही देखा कि उसका पति उस महिला के साथ चाय पी रहा है। बस वह ऑफिस से बाहर हो गई। बहुत हंगामा हुआ। महिला घर से चली गई, पर हंगामा बढ़ता ही गया। उसी रात को सोते वक्त दीनबंधु और रेबा के बीच इसी घटना को लेकर बात हो रही थी। दीनबंधु ने भी पूरी ताकत समेटते हुए अपनी बातों को रेबा के सामने स्पष्ट कर दिया था। दीनबंधु, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। सुबह शाम सिर्फ तुम्हारे अनुशासन में रहते हुए मैं तंग आ चुका हूँ। तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला? तुम एक मालिक की तरह रही और मैं तुम्हारे घर की रखवाली करने वाला एक वफादार कुत्ता ही बनकर रह गया। कभी तुम्हें नहीं लगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है? कभी हम पास पास बैठे, प्यार से बातें करें और कभी हाथों में हाथ लेकर स्वप्निल दुनिया में खो जाए। पर शादी के 25 साल बीत गए, पर मैं उस अनुभूति को तरसता ही रहा। सारे दिन काम करने के बाद जब लोग अपने घर को लौटते हैं तो उनके चेहरे खिल से जाते हैं, वहीं मैं घर जाने के नाम से ही भयभीत हो जाता था। बच्ची के सामने भी तुमने मुझसे सिर्फ दुत्कारा। अब मेरे में सहने की क्षमता नहीं है रेबा। मुझे मंजूश्री से बातें करके अच्छा लगता है। मैं नहीं जानता कि वह कैसी है, हमारा रिश्ता क्या है, पर मुझे तुम्हारे पास जो नहीं मिलता वह मंजूश्री के पास मिलता है। तुम हो सकता है हर क्षेत्र में सफल हो, पर एक पत्नी के रूप में असफल रही हो। मैंने कई बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया, पर तुम्हारी तेज आवाज के नीचे मेरी भावनाएं हमेशा की तरह ही दब गई। मैं अशांत ही हूँ रेबा। रेबा के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। हर वक्त हर जंग जीतने वाली रेबा आज खुद से हार गई थी। वह बूढ़ बन चुकी थी। रात कैसे गुजरी नहीं मालूम। उसे लगा था कि वह स्थिति को संभाल लेंगी। थोड़ा नम्र भी हुई थी, पर स्थिति इतनी खराब हो जाएगी उसने नहीं सोचा था। दूसरे दिन रोजमर्रा के काम करते हुए बेटी के सामने सामान्य नजर आने के लिए रेबा उससे बात कर रही थी। कभी ऑफिस की तो कभी सहेलियों की बातें पूछ रही थी।
किचन को केरोसिन से साफ कर रही थी। गैस पर चावल उबल रहे थे। उसके बाद जो हुआ हम जानते हैं। दीनबंधु की मौत फिर क्यों हुई? ये प्रश्न मन में ठीक उसी तरह से उठ रहा था जैसे सागर से उठने वाली लंबी लंबी लहरें उछल उछल कर न जाने कहां समा जाती है। उसने ही तो मंजूश्री का साथ चाहा था। उसने जिस खुशी की कल्पना की थी वह तो उसे जरूर मिल गई होगी। फिर क्यों? मंजूश्री जब तक एक मित्र थी, अच्छी थी, भली थी। वह जब खिलखिला कर हंसती थी तो दीनबंधु को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि इस तरह से खुलकर हंसते उसने रेबा को कभी नहीं देखा, और वह जब जोर से हंसता तो रेबा को वह पसंद नहीं आता था। उसकी अदाओं को देखते हुए लगता था कि इसी की तलाश दीनबंधु को थी। वह भी ऐसी ही खुशमिजाज पत्नी की चाहत रखता था। इसी मरीचिका की ही तलाश में रेबा से मंजूश्री की ओर बढ़ा था। पर एकाएक रिश्ते की डोर बंधते ही सब कुछ वैसे ही उलझ गया जैसे रश्म के सूते आपस में उलझ जाते हैं और सुलझाते वक्त उसमें कई गांठें पड़ जाती है। इन गांठों से छुटकारा सूते तो तोने पर ही मिलता है। कुछ सप्ताह ही बीता था पर दीनबंधु को अब सब अटपटा सा लगने लगा। इतने दिनों की रेबा की आदत मंजूश्री के आने पर बदलने को तैयार नहीं थी। मंजू सुबह 9 बजे के बाद ही उठती थी। नौकरानी सिरहाने चाय लेकर आती, वह बैठती, पीने के बाद फिर माथे पर तकिया सिर पर ढांपकर मुंह घुमाकर सो जाती थी। दीनबंधु अकेले ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करता और ऑफिस चला जाता, पर मंजूश्री बेड पर ही पड़ी रहती। रात को भी जब दीनबंधु आता तो मंजूश्री नजर नहीं आती। वह सामने की बालकनी से सामने बह रही गंगा को ही देखता रहता। उसका अकेलापन उसे सालता था। इस तरह के जीवन की उसको आदत ही नहीं थी। रेबा कभी भी 6 बजे के बाद तक सोने नहीं देती थी। बिना मुंह धोए ब्रश किए चाय भी पीने नहीं देती थी। चाहे जो हो जाए वह सुबह की चाय बनाती और फिर दोनों बगीचे में बैठकर साथ ही चाय पीते थे। एक दिन दीनबंधु ऑफिस से घर पर आया तो उसने देखा रोज की तरह ही मंजू घर पर नहीं है। रात के 11 बज गए पर मंजूश्री का कोई पता नहीं है। मोबाइल फोन पर भी जवाब नहीं दे रही है। उसे चिंता होने लगी। लगभग रात के 12 बजे एक गाड़ी आई और उसे उतार कर चली गई। दीनबंधु उसे देखता ही रहा। वह कुछ बोलता उसके पहले ही मंजू बोली, ऐसे क्या घूर रहे हो? गाड़ी में कोई नहीं था। मैं अपने पैसे खर्च करके गाड़ी बुक की थी। दीनबंधु, मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा। तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? मंजूश्री, नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर संदेह करते हो। तुम्हारी बीवी भले मर गई है पर तुम उसी को प्यार करते हो, तभी तो उस मकान में ताला लटाकर रख छोड़ा है। बार बार कहा कि घर को बेच दो, हम यही शिफ्ट हो जाते हैं, पर तुम नहीं मानते। उस घर से ही तुम्हारा जुड़ाव है। रेबा की कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, गहने हैं, सब पड़ा है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और वे चीजें तुम्हारी पत्नी का है, यानी मेरा है, पर कुछ भी तो तुम मुझे नहीं देना चाहते। ये क्या है तुम्हारा प्यार? दीनबंधु को तो बातें सहने की आदत थी। वह चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात भर उसे रेबा की याद आती रही। रेबा उसे डांटती थी पर इस तरह से बेइज्जत नहीं करती थी। वह उन चीजों को कैसे उसे दे सकता था जिसको छूने भर से रेबा के स्पर्श और उसके साथ बीते समय का एहसास हो आता था। उस घर में कितने ही अच्छे बुरे जीवन के उतार चढ़ाव को झेला था। दीनबंधु को पिछले महीने की याद आ गई। उस दिन मंजू का जन्मदिन था। उसके कुछ मित्रों ने सरप्राइज देते हुए बड़ा सा केक लेकर घर पहुंचे थे। मंजू केक काटते हुए बहुत खुश थी। उसने केक का बड़ा सा टुकड़ा लेकर दीनबंधु के मुंह में ठूसने लगी। दीनबंधु ने केक का टुकड़ा हाथ में लेते हुए कहा, नहीं, मुझे शुगर है। तो क्या हुआ, एक दिन खा लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। रेबा का चेहरा दीनबंधु के सामने संजीव हो गया था, जो उसे खाने से रोक रही थी। वह जानती थी कि दीनबंधु को जटिल मधुमेह हमेशा हाई रहता है। वह उसे जरा भी मीठा नहीं खाने देती थी। समय पर दवा देने के साथ ही नीम के पत्ते, करेले का जूस आदि भी उसे दिया करती थी। साथ ही घर के तमाम तनाव उसने अपने सिर पर ले लिया था, जिससे वह अब तक मुक्त था। पर मंजू के रोज रोज की शिकायतें, हर रोज की बढ़ती मांग और अनुशासनहीन जीवन अब कुछ भी रास नहीं आ रहा था। रेबा गुस्सेल थी पर वह तो दीनबंधु से प्यार करती थी, ईमानदार प्यार जिसे अपने कड़े व्यवहार के कारण सामान्य महिलाओं की तरह प्रदर्शित नहीं कर पाई थी। यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। इसका एहसास दीनबंधु को अब अधिक होने लगा था। मंजूश्री के करीब आने के बाद उसे क्षण क्षण कांपते दौड़ता था। वह जिस चीज की चाहत में मंजूश्री के पास आया था वह मात्र एक मरीचिका ही थी। उसका स्वच्छंद जीवन, जहाँ तहाँ जोर जोर से हंसना, जो उसे कभी बहुत पसंद था, कुछ भी खाना, कभी भी खाना, हर कुछ दीनबंधु को बीमार सा कर रहा था। मंजू कभी भी बेटी का जिक्र नहीं करती थी। जब भी दीनबंधु अपनी बिटिया के बचपन की बातें करता, उससे जुड़ी बातें करता, तो मंजूश्री को जम्हाई आने लगती थी।
दीनबंधु बेटी से मिलने के लिए तरस जाता था। परिजनों से भी पूरी तरह कट चुका था। वह कहीं भी किसी के पास भी नहीं जा सकता था। अकेलापन अब उसे काटने लगा था। काम का बहाना बनाकर दीनबंधु अपने पुराने घर गया था। 2 सालों के बाद वह पुराने घर पहुंचा था। ये घर अकेला हो गया था। आसपास की बस्ती के बीच भी छोटा सा बंगाल बिल्कुल निर्जीव लग रहा था। सामने के बगीचे पूरी तरह से सूख चुका था। ताले को हाथ लगाते ही उसके शरीर में एक बिजली से कौंध गई। लगा रेबा ने उसे पुकारा है। देखा ना ताले में तेल नहीं डाला था, लग गई नजर। कितनी बार कहा है समय का ज्ञान रखो। दीनबंधु ने बाहर से ही घर को ऊपर से नीचे तक देखा। लगा छत पर कोई गुनगुनाते हुए कपड़ों को धूप में सुखा रहा है। वह घर में जैसे ही घुसा वैसे ही लगा कि रेबा कह रही थी कि दीनबंधु तुमने एक बार मुझे परखा नहीं। एक बार कहते तुम मुझसे क्या चाहते हो तो मैं जरूर अपने में बदलाव लाती। इतने दिनों की आदत कैसे एक बार में छोड़ती। मैं तुमसे प्यार करती रही पर तुम्हें समझ ही नहीं पाई। दीनबंधु सोफे पर बैठ गया। रसोई से आग की लपटें दिख रही थी। जैसे रेबा कह रही हो, दीनबंधु मैं जा रही हूँ तुम्हारी दुनिया से दूर, खुश रहना। उस घर की तमाम दीवारें उससे पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम ही रेबा के हत्यारे हो, तुमने ही उसे मार दिया। वह खुद को भी एक हत्यारा ही मान बैठा था। वह समझ रहा था कि शादी का बंधन प्यार का बंधन भले हो न हो पर आपसी कमिटमेंट का जरूर है। वह हमें एक ऐसे धागे में पिरोता है जिसे तोड़ना शायद आसान है पर तोड़कर अलग करके जीना आसान नहीं है। मौत को गले लगाने के पहले दीनबंधु ने घर की दीवार को हाथों से छूता रहा, जैसे दीवारें कुछ बोल रही हो। वह एक एक कमरे में झांक रहा। वहां पड़ी धूल के साथ यादें भी धुंधला सी गई थी। वह सबको अब समेटने की कोशिश करना चाहता था पर जब कुछ उसके हाथों से निकल चुका था। अपने बेडरूम में पहुंचा जहां एक सेल्फ पर उसकी और रेबा की फोटो थी, जिसमें दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। उसे याद आ रही थी रेबा की। वह चाह रहा था कि आज रेबा आए और उसका हाथ थामे अपने साथ ले चले, जैसे हाथ पकड़ते हुए उसने 7 फेरे लिए थे। उसने फोटो को सीने से लगाकर बेड पर ही लेट गया। रेबा ने कभी गलत को स्वीकार नहीं किया था। उसे अपने पति के बारे में जानकारी हुई थी। कई बार वह उससे लड़ी भी थी। बात हाथ से छूट रही थी पर जाते हुए भी पति पर कोई आंच आने नहीं दी। पति उसका पति था जब तक वह जीती रही उसका पति था, पर आज दीनबंधु जीवन की आखिरी सांस ले रहा था पर आज वह किसी का कुछ नहीं था। न था रेबा का पति, बेटी का पिता और न मंजूश्री का। उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें सिर्फ इतना लिखा कि आज मैं कंगाल हो गया।